चलिए, तो ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है और आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। ठीक है सर। ट्रायंगल के क्वेश्चंस बच्चों से अक्सर बोलते हैं कि नहीं बनता है, तो आज के लेक्चर के बाद जो है ये कन्फ्यूज़न आप लोगों का कि ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं बनता है, ये ख़त्म हो जाएगा। जो लोग ट्रायंगल पढ़े होंगे उसके बारे में जानते भी होंगे कि थोड़ा सा टफ होता है, सोचने वाला काम पहले होता है। तो आज हम लोग सोचने का तरीका को ही ऐसे सीखेंगे कि जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ट्रायंगल के क्वेश्चन पे सोचा कैसे जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, सबसे पहले हम लोग टारगेट देखते हैं आज का। आज का टारगेट रहेगा हम लोग का ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। ठीक है सर। जस्ट पहले इसके हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं अभी, थेल्स थ्योरम। तो एक क्विक रिवीजन हो जाए थेल्स थ्योरम का। ठीक है सर, क्विक रिवीजन हो जाए थेल्स थ्योरम का, ताकि जो लोग आए थे उनका भी भला हो जाए और जो लोग नहीं आए थे उनका तो भला ही भला होगा। ठीक है सर। तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। जो देखो, थोड़ा सा मैं फास्ट बताऊंगा इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कितने स्टेप? 4 स्टेप। 3 स्टेप का भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन कभी कभी 4 स्टेप का ज़रूरत पड़ जाता है। पहला गिवन, दूसरा टू प्रूफ दैट, और तीसरा अगर ज़रूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन, और चौथा प्रूफ। ठीक है सर। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? थेल्स थ्योरम बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि इसके पिछले क्लास में भी हम बताए हुए हैं। ठीक है सर। क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर आप लाइन खींचते हैं, जैसे ये 3 साइड है, तो अगर किसी एक साइड के पैरेलल आप लाइन खींचते हैं, मान लीजिए आप इसे डी बोल रहे हैं और इसे ई बोल रहे हैं, ये लाइन क्या होना चाहिए? बीसी साइड के पैरेलल होना चाहिए। ये है थेल्स थ्योरम का इन्फॉर्मेशन कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाए जो 2 अन्य साइडों को 2 जगह इंटरसेक्ट करता हो, तो वो पॉइंट जो है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, वो इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में बांट देगा। सेम रेशियो में क्या कर देगा? तो इन्फॉर्मेशन केवल कितना गिवन है? अगर हम गिवन की बात करें कि हमारे गिवन में क्या है, गिवन क्या है सर? बस इन ट्रायंगल ए बी सी में जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, केवल इतना ही गिवन है। और मात्र इतना ही इंफॉर्मेशन से ये साबित कर रहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है, टू प्रूफ दैट क्या है हमारा, कि अगर ऐसा हुआ तो जो पॉइंट जो है डी ई, वो इन साइडों को सेम रेशियो में बांट देगा। सेम रेशियो का मतलब अगर आप ए डी लेते हैं, ए से डी तक, तो डी बी अगर डिवाइड में डालते हैं, मतलब ए डी के डिवाइड में क्या सर? डी बी डालते हैं, तो उधर क्या रेशियो लेना पड़ेगा आपको? ए ई डिवाइडेड बाई ई सी लेना पड़ेगा। ए ई डिवाइडेड बाई ई सी लेना पड़ेगा। ये हमें साबित करना है। ठीक है सर, सब लोग समझ रहे हैं? अब चलिए, हमें इसको प्रूफ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कंस्ट्रक्शन की। क्या चीज़ की? अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, परपेंडिकुलर डालना याद है ना कि भूल चुके हैं? कंस्ट्रक्शन कहाँ परपेंडिकुलर डालना है? एक डी पॉइंट से ए सी पे और एक ई पॉइंट से ए बी पे। ए डी कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं, क्योंकि ई से परपेंडिकुलर आप ए डी पे डालें, या ए बी पे डालें, एक ही परपेंडिकुलर होगा। ये बात भी समझ लीजिए कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर आप एक से अधिक परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर से सुनिएगा, एक पॉइंट है मान लीजिए P, इस P पॉइंट से इस लाइन के ऊपर आप मात्र एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। 2 परपेंडिकुलर एक पॉइंट से ड्रॉप नहीं हो सकती है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि और कोई भी डालिएगा वो हाइपोटेनस का काम करेगा सर। बात समझ रहे हैं?
वो किस चीज़ का काम करेगा? हाइपोटेनस का, क्योंकि 90 डिग्री का एक ही एंगल बनता है। तो ये भी बात जान लीजिए कि एक पॉइंट से और एक लाइन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर लाइन होता है। अगर हम पूछेंगे कि इस पॉइंट P में, और ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, मान लीजिए ये K हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, तो हम बोलेंगे कि P पॉइंट से सबसे छोटी दूरी किसकी है? PA की है कि PB की है कि PC की है कि PK की है कि PD की है कि PE की है कि PF की है? PK है ना, PK। क्यों हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? क्योंकि सारा चीज़ हाइपोटेनस हो जाएगा। देखिए ना आप, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारा हाइपोटेनस हो जाएगा, और एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो कंपेयर तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का ही हो रहा है। तो परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू लाइन। याद रहेगा ये बात। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है सर, अभी तो थेल्स थ्योरम चल रहा है। तो मैं ये बोल रहा था कि ई पॉइंट से जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ई पॉइंट से जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो AD पे वही होगा और AB पे भी वही होगा। इसी तरह से D से जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो AE पे भी वही परपेंडिकुलर होगा D से, और AC के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर 10 गो परपेंडिकुलर नहीं जा सकता है, एक ही गो परपेंडिकुलर जाता है। बात समझ गए ना? बहुत सही सर। उसके बाद क्या किया जाता है बताइए? याद है कि भूल गए? उसके बाद हमें D से C को ज्वाइन करना पड़ता है और E से B को। बस इतना याद कर लेना है। उसके बाद आपको अपने इंफॉर्मेशन जो हमें प्रूफ करना है उसी से हिंट लेना है। क्या सर? कंस्ट्रक्शन जो किए हैं उसे लिखेंगे ना? क्या किए हैं बताइए? D से DE परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है तो लिखेंगे ड्रॉ। क्या लिखेंगे? ड्रॉ। क्या ड्रॉ किए हैं हम? DE परपेंडिकुलर टू P नाम नहीं लिखे हैं ना, लिखना पड़ेगा ना। ये P और इसे Q मान लीजिए, कोई दिक्कत? तो DP परपेंडिकुलर टू AC ना, AC एंड EQ परपेंडिकुलर टू AB, EQ परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन। और किसको किसको ज्वाइन किए हैं? B2E ना, एंड D2C, यही किए हैं। ये 3 स्टेप पूरा हो गया, प्रूफ होगा। और प्रूफ कितने लाइन का सर? मात्र 4 लाइन। 3 लाइन, चौथा लाइन में प्रूफ हो जाता है। पहला क्या हिंट लेना है कि हमको अपने पिक्चर में AD रखना है और DB रखना है। तो AD वाला ट्रायंगल का एरिया लेना होता है, याद कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। और नीचे से हिंट क्या लेना है कि AD वाला ट्रायंगल लेना है, वो DB वाला था, DBE। तो नीचे डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। क्या ये बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत है? ले सकते हैं, आदत एक ही डालें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर मेरे को 2 आदत रहेगा तो दिक्कत होगा। वहाँ से भी वही आंसर आएगा सर। अगर कहिएगा तो मैं उससे फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन क्या मतलब बनता है? इतना तो ट्रस्ट करिए हम पे। समझ रहे बात को? आप अगर DBC भी लीजिएगा, सुनिए बाद में क्या होगा, आप एक बार पढ़ चुके हैं, आपका क्या होगा बाद में? देखिए, आप DBC लेंगे, अगल वाले में क्या लीजिएगा? उधर वाले में EC लेना है ना, तो आप ECD लीजिएगा। लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो सोचिए कि अगर DBC ले रहे हैं और एगो ले रहे हैं EDC, तो दोनों में बताइए सेम बेस क्या है? आइए, सेम बेस क्या है बताइए? DCB में अगर मैं बोलूं कि BC बेस है ना, बोलिए, और उधर वाले में सेम बेस बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? आप ध्यान से देखिए। आप क्या लिए हैं?
ई लिए हैं, सी लिए हैं, डी लिए हैं। तो अच्छा एक काम करिए, कौन कौन बेस हो सकता है ये पहले देखिए। ये पहले ट्रेंगल को कलर कर लीजिए तब समझ में आएगा। एक ये ट्रेंगल ले रहे थे आप, और एक कौन सा ले रहे थे, ये ले रहे थे। तो सेम बेस BC नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, सेम बेस BC कहाँ आ रहा है, एक ऊपर। तो ये ट्रेंगल नहीं लेंगे, ये ट्रेंगल लेने से फ़ायदा नहीं होगा, ये ट्रेंगल लेने से फ़ायदा नहीं होगा। एक और बात समझिए, नहीं होगा फ़ायदा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? क्योंकि आप देखिए दो ट्रेंगल हो रहा है। अगर आप ट्रेंगल, हेलो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ट्रेंगल DEB ले रहे हैं और अगर आप ट्रेंगल DBC ले रहे हैं तो दोनों का एरिया बिल्कुल अलग है। दोनों ट्रेंगल का एरिया बिल्कुल अलग है सर। DBA ले रहे हैं तो आपको छोटा ट्रेंगल दिख रहा है, और DBC ले रहे हैं तो अलग नहीं है ट्रेंगल, है कि नहीं है? तो वो नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि दोनों का रेशियो लेने से एरिया बराबर नहीं आएगा। ये दोनों ट्रेंगल सेम बेस पे नहीं है स्थित, सेम पैरेलल के बीच में है, दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, नहीं है? DE पैरेलल BC के बीच में है ना, लेकिन दोनों का सेम बेस नहीं है। है सर, सेम बेस कैसे हो सकता है? मैं बोलूँगा कि DB है ना, दोनों में एगो DB है, एगो BC है और एगो DC है, यही ना तीन साइड है इससे। इसमें क्या एगो साइड है, ED है, DC है और EC है। क्या देखो तो कोई मैच कर रहा है इसमें? इसमें DB है, कहीं है इसमें? BC देखो किसमें है, DC देखो है, तब सेम बेस से काम हो जाएगा। सेम बेस DC है ना, लेकिन वो DC जो बेस है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बेस दोनों पैरेलल के बीच होना चाहिए। DC जो बेस है, देखो ना ध्यान से, DC जो बेस है वो सेम बेस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, नहीं ना है? तो फिर इस पे जब हाइट डालोगे, DC पे जब परपेंडिकुलर डालोगे B से, तो ये ना परपेंडिकुलर होगा, और इस पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये होगा। तो क्या दोनों परपेंडिकुलर का लंबाई बराबर होगा? तो जब दोनों परपेंडिकुलर का लंबाई बराबर नहीं होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस तो सेम ले लिए, लेकिन हाइट सेम नहीं ना आएगा। समझ रहे हो? ये तुम बोल दिए इसीलिए हम बता दिए, जितना अभी बताए। हाँ क्या बोलो, बोलो ना। देखो हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं, उसमें हो सकता है कि हम कुछ बोलें, वो हो सकता है कि फुलफिल ना हो। क्यों ना हो ये जान लिए ना, क्यों नहीं होगा वो फुलफिल ये जान लिए ना, कि नहीं जाने? ही बताओ क्यों नहीं हो, ये जानना ना ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर तुम पूछे हम एक्सप्लेन नहीं करते तो बात ख़त्म हो जाती, लेकिन एक्सप्लेन किया गया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में हाइट सेम नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? दोनों ट्रेंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? तो चलिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE लेंगे हम, और नीचे क्या लेंगे, DBE लेंगे। कोई दिक्कत है सर? नहीं ना है? चलिए तो क्या लिखेंगे इधर हम, हाफ इंटू बेस में हम क्या लिखेंगे, AD। कहोगे सर AD क्यों लिख रहे हैं, DE क्यों नहीं लिख रहे हैं? फिर से वही जवाब कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। तीनों बेस हो सकता है, AD भी, DE भी, AE भी, तीनों बेस हो सकता है। लेकिन बेस हम AD क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें पिक्चर में AD है। फिर हाइट क्या लेंगे? तो AD के ऊपर हाइट ढूंढेंगे, कल चर्चा किए थे। तो AD के ऊपर हाइट कौन है, EQ, तो EQ ले लो, और रट्टा मार लो कि नीचे भी वही हाइट होने वाला है, तो लिख लो, सोचो ही मत। और बेस क्या लोगे, जो ज़रूरत है। सर क्या ज़रूरत है AD के बाद? DB। अब विश्वास नहीं है तो देख लो, DB बेस लेके देखो EQ हाइट है कि नहीं। DB बेस लो, DB 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 DB, ये है ना? सर बहुत फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसे हल्का बनाइए। हाँ बोले ठीक है, ये भी सही, हल्का बना देते हैं। ना ना लाइन रहेगा, चिंता क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि बेस क्या ले लो, DB ले लो। तो DB के ऊपर ही ना हाइट ढूंढोगे, कहाँ से? जो पॉइंट बच गया,
तो अगर तुम डी बी लिए तो बचा कौन, तो ई से परपेंडिकुलर ढूंढो। तो ई से परपेंडिकुलर तो एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर 10 गो परपेंडिकुलर होता है। अभी सीखे हो कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर एक ही गो होता है। तो अगर इस पॉइंट से ए डी लाइन पे या ए बी लाइन पे एगो परपेंडिकुलर ई क्यू हो गया तो चाहे ट्रेंगल आप कोई भी लो, हाइट अगर ई से खोजोगे तो वो ई क्यू ही है। क्लियर है? तो ई क्यू को तो काटना ही है, 1/2 को भी काटना है। तो ये कितना आ गया सर, कितना आ गया बताओ? बराबर में आ गया AD/, ये स्टेप नंबर 1। मैंने बोला था 3 स्टेप के बाद चौथा में आंसर होता है। पहला स्टेप ये हो गया। आर्चेस को देखो AE/EC। अब यही वाला ट्रेंगल ढूंढना एरिया के ही टर्म में। अगेन पुनः एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, AE वाला ढूंढो। AE वाला को देखो, क्या तुम AE वाला को ADE बोल सकते हो ना? ADE में AE ही बेस वाला आ जाएगा ना ट्रेंगल। जी सर, तो मैं लूँगा ADE। नीचे एरिया ऑफ ट्रेंगल, बोलो नीचे कौन सी का ज़रूरत है, EC बेस का। EC देखो, EC कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं। हाँ अच्छा, वो हट गया है क्या? गुलाबी आंखें ऐसे बनाना है ना, गुलाबी आंखें। चलिए, तो मैं कौन सा ट्रेंगल ले रहा हूँ अब? EC वाला बेस वाला, तो मैं ECD बोल सकता हूँ। जी सर, देखो तुम्हें ये याद करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको ये समझना है कि कैसे लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। जो बेस ज़रूरत है वही लेंगे ना, क्योंकि बेस तो हम ले सकते हैं DE भी, लेकिन फिर हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने में तो मेरे को AE और EC का ज़रूरत है। तो जो ज़रूरत है यही सोचना है हम लोगों को। कोई भी जो ट्रेंगल के क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रूफ करते समय अपने दिए गए इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रूफ करना है उसे बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। और क्या होता है, हम प्रूफ को नहीं देखते हैं, हम कहते हैं कि ये भी तो बेस लिख ही सकते हैं, ये भी तो बेस लिख ही सकते हैं। यहाँ से आपके घर जाना है तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट भी घर जा सकते हैं, और यहाँ से नगरा वगैरह हो के घूम फिर के भी आ सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा, घर पहुँच जाएंगे आप, लेकिन फालतू का समय बर्बाद होगा। समझ रहे हैं ना? घर ही पहुँचेंगे। सर उसके भी घर जाना था हमें, तो सर नगरा होके जाना पड़ेगा सर। सर ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ADE, हेलो हेलो, ADE लिए तो ADE मैच कर रहा है ना, लेकिन अब हम बेस क्या लेंगे? अब बेस AD नहीं लेंगे, अब बेस AE लेंगे। सर ऐसा किया जा सकता है क्या कि एक ट्रेंगल में मैं दूसरा बेस ले सकता हूँ? हम बोले बिल्कुल आज़ाद हैं आप, तीनों बेस है, तीनों बेस को आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बेस नीचे होता है। सर आप बेस को नीचे समझने की गलती ना करें, ये मैथमेटिक्स है। इस पे हम लोग ऐसे भी खड़ा होकर देखेंगे तो मेरे को नीचे नज़र आएगा, और अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाएं, थोड़ा सा दीवार पे ऐसे करके, समझ रहे हैं आप, दीवार पे, तो बेस अब क्या नज़र आने लगेगा? या ऐसे ऐसे खड़ा हो जाइए आप, तो ये बेस नज़र आने लगेगा। और अगर यहाँ दीवार कर दें और ऐसे आप खड़े हो जाएं तो बेस आपको ये नज़र आएगा। तो सर बेस तीनों हो सकता है, जो बेस यूज करिए उसी पे परपेंडिकुलर ढूंढिए। नीचे वाला बेस है तो ये हाइट ढूंढिए, ये बेस ढूंढेंगे तो ये हाइट ढूंढिए, ये बेस लेंगे तो ये हाइट ढूंढिए। समझ गए सर? जी सर, अगर हम बेस AE लिए हैं तो हाइट AE के ऊपर ढूंढेंगे, तो AE के ऊपर हाइट ढूंढिए, AE के ऊपर कौन है सर? DP। अब आप ये जान लीजिए कि नीचे भी DP ही आने वाला है और हाफ आने वाला है। DP से DP कटता है सर, याद करने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए बेस किसका ज़रूरत है 1/2 के बाद? सर प्रूफ करने वाला देखिए, RHS, LHS वाला ऊपर ला दिए हैं, RHS वाला नीचे लाएंगे। सर EC लाना है तो EC बेस ले लीजिए। अब EC के ऊपर बेस देखिए पक्का DP होगा। EC बेस को देखिए EC, यही ना है, इसके ऊपर बेस ये माने हैं। और हाइट कहाँ से ढूंढेंगे सर? EC के बाद बचा कौन? तो D से हाइट ढूंढिए। EC के ऊपर हाइट एक पॉइंट से एक ही को ना जाएगा, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर एक ही को हाइट जाता है। क्लियर है सर? बात समझ में आ रही है? यस और नो?
आ रही है? ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, सर बचा क्या? ए ई अपॉन, क्या ये दूसरा इक्वेशन हो गया? अब ये बात बताइए कि दोनों का RHS बराबर है या करना है? ये बराबर दिया गया है या हमें प्रूफ करना है? ये बात हमें प्रूफ करना है या दिया है, ये बताइए। तो जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है वो गलत होगा क्या? गलत होगा क्या? वो बात सही होगा ना? इसका मतलब हमें हिंट लेना चाहिए कि अगर मेरे को इन दोनों का RHS को बराबर करना है तो वो तो होगा ही, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, तो फिर प्रूफ क्या करेंगे? अगर मैं डायरेक्ट नहीं बोल दूंगा कि ये बात तो सही है सर, होता है ऐसा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कहोगे कि ये तो प्रूफ करना है, ये तो बात सही है, होता ही है, तो मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। बात तो सही है ना, गलत, अच्छा गलत होता तो प्रूफ करने के लिए देता नहीं, बात सही है सर, मैं लिख दूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब आपको ये दिमाग में रखना है कि नहीं ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन मैं कहूँ कैसे कि तुम सही हो? तो मैं बोलूँगा भाई तू LHS में क्या दिखा रहा है मेरे को, मैं बोलूँगा कि LHS में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये एरिया है और ये चीज़ है। अगर मैं किसी तरह से बोल दूँ कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो मैं इस बिहाफ पे कह सकता हूँ कि राइट हैंड साइड भी बराबर है। नहीं कहते हो क्या? नहीं कहते हो A प्लस बी बराबर 180 डिग्री और C प्लस बी बराबर 180 डिग्री, तो कहते हो कि नहीं दोनों 180 डिग्री बराबर के बराबर है तो ये भी बराबर होगा? बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हो ना कि ये भी 180 ये भी 180 तो बराबर होगा, ये दोनों होता है कि नहीं होता है? याद करो, समझ में आ रही बात? उसी तरह से हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम किसी तरह से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो 100% राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। और तुम बताओ कि क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा कि नहीं होगा? मेरे को ये प्रूफ करना है तो मैं ये डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं LHS को बराबर लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को कारण देना पड़ेगा। प्रूफ में यही तो होता है, कारण दीजिए, होता तो है तभी तो साबित करना है, सिद्ध करना है, बात सही है, लेकिन आप बताइए कैसे हुआ? यही तो प्रूफ करना हुआ ना। कारण बताइए कैसे कर रहे हैं प्रूफ, रीज़न दीजिए, वही रीज़न अब हम देने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि एरिया है ADE का, तो ADE के अंदर का जगह कोई ना एरिया कहते हैं सर, तो नीचे में ADE देखा तो ऊपर वाला एरिया ऊपर वाला का एरिया तो बराबर है, ये है क्योंकि दोनों सेम फिगर है, ADE। दिक्कत नीचे होगी, नीचे क्या है सर? DBE का एरिया और ECD का एरिया। मैं DBE के पास पहुंचा, DBE देख रहे हैं ना सर, किसकी बात कर रहे हैं हम? DBE की बात कर रहे हैं। काहे हंस रहे हो? हमें रुलाने भी आता है। काहे हंस रहे हो बे? बता नहीं रहे हो? पूरा फालतू बातें नहीं सर, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ ना। बोलो, ये एरिया ये है ना, देखो ध्यान से, और इधर देखो DBE हो गया, और इधर देखो ECD के पास जाओ, बार बार ECD बोलते हुए फिगर में जाओ। ECD यानी किसकी बात हो रही है? इसके अंदर के एरिया की। ये तो भैया दोनों अलग अलग एरिया है, एक ही फिगर का एरिया नहीं है, लेकिन ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला एक ही फिगर का एरिया था कि नहीं था? बताओ। ये दोनों जो आप फिगर देख रहे हो, एक ECD और एक DBE, दोनों अलग फिगर है ना। तो ये दोनों एरिया को बराबर करने के लिए मुझे को एक कोई कारण तो देना पड़ेगा कि भैया इस कारण से ये एरिया बराबर है। बराबर तो होगा क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर का एरिया बराबर हो चुका है, तो न्यूमरेटर का बराबर हो चुका है तो डिनोमिनेटर को बराबर होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्यों बराबर होना पड़ेगा? क्योंकि RHS बराबर लाना है, वो बात सत्य है, तो इधर भी बात सत्य होना चाहिए। मेरे को बस कारण देना है,
तो आप कारण ये देख लीजिएगा कि जो दोनों ट्रेंगल है वो सेम पैरेलल के बीच में स्थित है और सेम बेस DE के ऊपर स्थित है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में स्थित जो ट्रेंगल होते हैं उनके एरिया बराबर होते हैं। ये हम क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। क्लास 9th में हम क्या पढ़े हुए हैं कि अगर एक ही बेस हो और दोनों ट्रेंगल सेम ही बेस के ऊपर स्थित हो तो उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जो बच्चे नए हैं, नई 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ज़िंदगी का मज़ा लेके आए हैं, वो भी इस बात को देख लें कि आखिर कैसे होता है। कारण देखिए यहाँ ध्यान से। हेलो हेलो, ये एक ट्रेंगल देख रहे हैं ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे? हाँ, घुसा गए हैं? नहीं घुसाइए मत। ये देखिए, ये बेस BC हो गया, ठीक ना, और ये मान लीजिए P और इसे मान लीजिए M। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, दो पैरेलल लाइन कैसे बोलते हैं आप? पैरेलल लाइन का क्या डेफिनेशन होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर हो। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर हो। तो सर कैसा डिस्टेंस? तिरछा डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी दो लाइनों के बीच का कैसा लिया जाता है? परपेंडिकुलर सर, सीधा नहीं, परपेंडिकुलर। ये लाइन है, ये लाइन टेढ़ा है। लाइन कभी टेढ़ा होता है तो फिर वो लाइन कैसा? लाइन सीधा ही होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जा रही है सर। किसकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी भी इधर चले जाइए या इधर आ जाइए, वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, सेम लंबाई का होगा। क्लियर है बात? यस और नो? जी सर। तो अगर मैं बोलूं कि PBC का एरिया बताइए। किसका एरिया? PBC का। तो आप बेस BC लीजिए, आप आज़ाद है बेस लेने के लिए। हम बोलेंगे बेस BC लीजिएगा तो हाइट कहाँ से सर? अगर आप इस लेंथ को मान लीजिए K बोल दिए हैं तो सारा लेंथ K ही ना होगा कि अलग होगा? क्योंकि पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस बदल नहीं सकता है। इसी बिहाफ पे हम बोल रहे हैं कि ये भी लेंथ K ही होगा। जी सर। फिर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ क्या? दूसरा वाला ट्रेंगल MBC। सही है सर। बेस में अगेन BC लूँगा तो हाइट K ही होगा सर। क्यों सर? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस M से जब डालिएगा इस पर तो वो भी दोनों लाइनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो सर वो भी K ही होगा। तो अगर RHS बराबर है हाफ बराबर हाफ के, BC बराबर BC के, K बराबर K के, तो ये तीनों नंबर का गुना अलग हो जाएगा। तीनों नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग हो जाएगा, सेम ही आएगा। मतलब दोनों का RHS बराबर, मतलब दोनों का LHS भी, मतलब कि एरिया ऑफ PBC बराबर एरिया ऑफ PBC। देखिए ये PBC का एरिया है ये वाला, और एरिया ऑफ MBC का एरिया बराबर होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सेम बेस हुआ तो बेस फिक्स, और सेम पैरेलल होने के बीच में, सेम पैरेलल लाइन के बीच में होने के कारण से उनके बीच का हाइट सेम हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस ठीक ही था, हाफ तो सब में लगना है और हाइट सेम हो ही रहा है। इस कारण से ये दोनों ट्रेंगल DE और BC के बीच में स्थित DBE का एरिया और DCE का एरिया बराबर है, क्योंकि दोनों DE बेस पे स्थित है। कौन सा बेस? DE बेस, और दोनों सेम पैरेलल लाइन। देख रहे हैं ना? तो मैं बेस को क्या लिखूंगा? ऊपर वाले का DE लिखेंगे और हाइट ये लिखेंगे ना कि नहीं लिखेंगे? नहीं बोल रहे हो? लिखेंगे सर। DE बेस लोगे तो हाइट C से ना खोजोगे कि ये खोजोगे? कहोगे लिखेंगे सर। अभी ना कह रहे थे लिखेंगे सर। DE बेस लिए हो तो हाइट कहाँ से ढूंढोगे? C से ना। बोलो तो हाइट कहाँ है? ये है। फिर अगर ये बेस लिए इधर वाला ट्रेंगल के लिए तो यहाँ से, अगर तुम BED लिए हो यानी BDE लिए हो तो अब हाइट यहाँ से खोजोगे। तो ज़रा बताओ कि ये हाइट वा सब सेम होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों सेम पैरेलल के बीच में। और ये वर्ड भी तो नहीं यूज हुआ था अभी तक। ये थेल्स थ्योरम कब प्रूफ होता है? एक ही कारण से ना कि एक ट्रेंगल में एक साइड के एक लाइन पैरेलल होगा, तब आप साबित करो कि AD/DB बराबर AE/EC। तो ये बात अगर हो रहा है तभी ना दोनों का एरिया को बराबर कर पा रहे हो।
और जब दोनों का एरिया बराबर होगा तो दोनों का LHS बराबर होगा, और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा। इसका मतलब कि DE पैरेलल BC के है, तभी ये बात साबित हो पा रहा है। अगर DE BC के पैरेलल नहीं होता तो ये बात नहीं होता, माने सेम रेशियो नहीं होता। ये बात समझ गए? यस सर। तब हम क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा जो बराबर नहीं दिख रहा है, कौन सर? DBE और ECD। सर याद कर लीजिए, इसका नीचे वाला के बराबर लिखना होता है। इतना समझने का मतलब ही नहीं बनता है, समझने वाले बच्चे समझ जाते हैं। वैसे भी DBE का एरिया सर किसके बराबर? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर इसके लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा, कारण लिखना पड़ेगा क्यों बराबर हुआ। तो मैं क्या चिल्ला के बोल रहा था कि बोथ ट्रायंगल लाई ऑन सेम बेस कौन सा? DE एंड बिटवीन B और ऑब्लिक और W मैंने बिटवीन सेम पैरेलल DE पैरेलल BC। इस कारण से समझ में आ रही बात? ये आपका रीजन है, यही कारण लिखना पड़ता है। नहीं भी लिखेंगे तो अगर दयालु टीचर होगा तो दे देगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और बीवी से पिटाई खा के आया होगा, गुस्से में होगा, चिड़चिड़ा होगा, तो जहाँ समझ ही रहे ना, भर के नंबर काटेगा। तो डिपेंड करता है उसके मूड पे। तो मैं क्या लिखूँगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इससे इक्वेशन 1, 2 और थर्ड को देखा जाए तो ADE के बराबर पहले से था, और नीचे वाला DBE और ECD को मैं इक्वेशन थर्ड से बराबर कर दिया। तो अगर 1 को, 2 को, 3 को ध्यान से देखा जाए तो दोनों का LHS बराबर है, इसी कारण से RHS बराबर होगा। तो ये फ्रॉम लिख देने से सब समझ जाता है, एग्जामिनर भी, आप भी। आप भले ना समझ में आपको आता हो फ्रॉम मने, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 का मतलब है कि वो इक्वेशन 1 और 2 और 3 को ध्यान से देखेगा। कैसे? ध्यान से इसे देखेगा, कहेगा हाँ बात तो सही। तो अब कहेगा इसी कारण से मैं लिख रहा हूँ AD बाई DB बराबर EC। समझ रहे बात को? कै लाइन का प्रूफ है गिनो? 1, 2, 4 कहाँ बे? 3। उसमें तो प्रूफ लिख देना है जो RHS में है। तो ये याद करना भी आसान है और ये आपके एग्जाम्स में आता है। क्लियर है सर? तो मैं पूरा अच्छे से समझा दिया आपको, फिर से दोबारा। ये हम 50 बार भी समझाएंगे तो इतना ही समझाएंगे। आप अगर 2 बार खुद से बना लोगे तुम्हें आ जाएगा। चॉइसेस और योर्स, ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेजी। चॉइस आपके पास है, आप क्या करना चाहते हैं। ये उसका कन्वर्स है सर, कन्वर्स। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्स का मतलब सर क्या होता है? उसका उल्टा। उसका उल्टा मतलब कि सोचो ध्यान से कि उस ट्रायंगल में क्या हो रहा था कि अगर एक ट्रायंगल में बस यही 2 थ्योरम है आपका, और इसी के वजह से आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। बस 2 ही थ्योरम है, एक थेल्स और उसका कन्वर्स। इसके बिहार पे आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और आगे जाइएगा थोड़ा सा तो 3 थ्योरम और है। डरा नहीं रहे, आपको बता रहे कि ऐसा है। साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड, 3 थ्योरम है सिमिलैरिटी का। ये भी प्रूफ कर लेंगे। अगर हम ये प्रूफ नहीं भी करते हैं तो अगर इससे क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट थ्योरम नहीं आएगा प्रूफ करने के लिए, जो कि आ रहा है, अगर नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तो मैं बनाने सिखा ही दूंगा। आपको थ्योरम प्रूफ भी नहीं करने आएगा तो भी चल जाएगा। ठीक है ना? ये थ्योरम को समझ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम अक्सर आता है। वो तीनों आता है, नहीं भी आता है, लेकिन ये दोनों में से एगो पक्का आएगा। 100% लिख लो, वो भी 5 नंबर का। तो ये दोनों थ्योरम को मैं इस पर इसलिए समय दे रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन जब आए थ्योरम को प्रूफ करने के लिए तो एग्जाम में छोड़ के ना। ठीक है ना सर? स्टार मार्क दे सकते हो, समझ रहे हो? स्टार मार्क का ऑप्शन है मेरे पास। $5 ज़्यादा इज्जत नहीं होगा इसका।
अब आ जाते हैं कन्वर्स पे कि कन्वर्स क्या होता है थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है पहले सुन लो। वो क्या था कि एक ट्रायंगल में एक माने साइड के पैरेलल अगर आप लाइन खींचते हो तो लाइन दो लाइनों को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा होता है, वो पॉइंट इन साइडों को सेम रेशियो में बांटता है। समझ रहे हो आप? अब देखो क्या होगा। अब होगा कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन ऐसा है जो दो साइडों को इंटरसेक्ट कर रहा है और कुछ इस तरह से कर रहा है कि वो साइड सेम रेशियो में बढ़ जा रहा है, तो प्रूफ करिए कि वो जो साइड है वो नीचे वाले साइड के पैरेलल होगा। कन्वर्स हुआ कि नहीं हुआ? पहले पैरेलल था तो प्रूफ करिए कि रेशियो बराबर होगा। अभी आपको दे रहा है कि एक लाइन ऐसा है जो दो साइडों को सेम रेशियो में बांट रहा है, मतलब गिवन क्या है? रेशियो बराबर। तो आप साबित करो कि वो जो लाइन सेम रेशियो में बांट रहा था वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, तभी ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन समझ गए? अब इसको पढ़ लो और अच्छे से समझ जाओगे। कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन प्रूफ देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन था वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही है? अब ये लाइन देखो, ये ए है, बी है, सी है। हमको क्या दिया है बोलो? हमको दिया है ना कि एक लाइन जो है वो दो साइडों को क्या कर रहा है बोलो? मान लो ये तो मान ही चुके हैं तो इसको डी ई मान लो, डी ई। तो गिवन क्या है कि अगर एक लाइन डिवाइड कर रहा है एनी टू साइड, माने केवल ए बी और ए सी को ही नहीं, ए बी और बी सी को भी कर सकता था, ऐसे दोनों लाइन को नहीं कर सकता था, और ए सी को और बी सी को भी कर सकता था, ऐसे कर सकता था ना। तो कहानी क्या है सर? कहानी क्या है सर कि अगर कोई लाइन कोई ट्रायंगल के दो साइडों को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि रेशियो क्या हो जा रहा है? सेम इन द रेशियो। नहीं तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल। पहले गिवन में ट्रायंगल दिया है ना भाई, तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इंटरसेक्ट किसको? ए बी एंड ए सी, सच दैट कुछ इस तरह से, सच दैट कि ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी। मन इस तरह से डी ई लाइन ए बी को और ए सी को डिवाइड कर रहा है कि ए डी बाई डी बी बराबर हो जा रहा है ए ई बाई ई सी के। तो टीपीटी मतलब सर टू प्रूफ दैट क्या कि जो डी ई लाइन है वो पक्का बी सी के पैरेलल होगा, पक्का। ये बात आप साबित करिए। सर इसमें भी मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन का। सर आप एक भी बार नहीं किए हैं इसीलिए आपको लग रहा है कैसे किया जाए, तो मैं वो कैसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर, वो कैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम ये मान लेंगे कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। हमको प्रूफ करना है ना कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल, ये प्रूफ करना है कि है, ये प्रूफ करना है ना कि रेशियो बराबर है तो डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हम मान लेंगे कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। बात समझ रहे हो? आओ इधर, तुम आओ, आज बकरा बन जाओ, बलि का बकरा। आओ, मान लो, बुरा नहीं ना मानोगे? हाँ, दिल पे मत लेना। हमें इसे प्रूफ करना है कि ये लड़का है। क्या प्रूफ करना है? तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये लड़की है। क्या मान लेंगे? लड़की है। ये क्या है? लड़की है।
मान ली कुछ देर के लिए। अब जब हम प्रूफ करने चलेंगे, हेलो, जब हम इसे प्रूफ करने चलेंगे कि ये लड़की है, मान लिए है लड़की है, तो हम देखेंगे कि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी, गुण, चरित्र जो भी आता है लड़कियों के गुणों में, वो कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है। और दो ही चीज़ हो सकता है दुनिया में, तीसरा मत सोचना, समझ रहे हो? दुनिया में दो ही चीज़ होगा, या तो लड़का या तो लड़की। अरे हंस लो फूल के, दिक्कत क्या है बे? लड़का या तो लड़की, दो ही चीज़ है, तीसरा नहीं हो सकता। तो अगर मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये लड़की है और ये लड़की का एक भी गुण इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? कि दो ही चीज़ है, या तो लड़का या तो लड़की। और लड़की में मान के इसे प्रूफ करने चला कि नहीं भाई लड़की है, चलो देखते हैं, तो पता चला कि कोई भी गुण इसके लड़की के है ही नहीं, मतलब ये ऑलरेडी प्रूफ हो गया कि ये लड़का है। ये है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। पूरा नहीं लगा? एक क्वेश्चन को समझाने में तुम्हारा योगदान हो गया, ये कम थोड़ी है, समझ रहे हो? ये शॉर्ट बन के जाएगा, एक शॉर्ट बन जाएगा इसका। तो हेलो, अब ये बात समझ में आ गया? मैंने आपसे ये बात बोला था कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर सर एक ही परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं ये मान लिया कि नहीं एगो और परपेंडिकुलर है, दो गो परपेंडिकुलर होता है, ये मैं मान लूँगा, तो इसका मतलब कि मैं अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये जो परपेंडिकुलर माना गया है वो है ही नहीं, ये है, तो नहीं हो जाएगा प्रूफ? हमारा ये बस कहने का मतलब है कि कंट्राडिक्शन से कोई चीज़ कैसे प्रूफ होता है? कंट्राडिक्शन से होता है कि पहले उसको उल्टा मान दो और उल्टा मान के अपना काम करो, और फिर बाद में पता चला कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो? तो हम अपनी बात को ही मान लेंगे कि नहीं हम ही जो माने थे वो गलत था, इसका मतलब जो बात दिया था वो सही था। इसको बोलते हैं प्रूफ विथ द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन। तो मैं ये मान लेता हूँ कि डी ई लाइन, अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो अच्छे से जानते हो, हेलो, अगर ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट मान लो डी है, क्या है? डी है, तो तुम सोच के देखना कि इस पॉइंट डी से क्या इस बी सी के पैरेलल दो गो लाइन कभी भी हो सकता है? केवल और केवल एक पॉइंट से एक ही पैरेलल लाइन खींच सकते हो बी सी के, दो गो पैरेलल लाइन नहीं खींच सकते हो। ये बात से एग्री करते हो कि नहीं करते? एग्री करते हो नहीं करते हो? क्या बोले फिर से सुनो, क्या बोले फिर से सुनो। अगर मान लो कोई लाइन है ये और हमारा कोई पॉइंट है ये, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन के, हेलो, इस लाइन के पैरेलल हमको एक लाइन खींचना है, लेकिन किससे से खींचना है? पॉइंट पी से खींचना है। किसके पैरेलल? इस लाइन के पैरेलल। तो क्या केवल एक ही लाइन होगा कि दो गो होगा? तुम दो गो खींचने की कोशिश करके देखो क्या होगा। कभी भी दो गो पैरेलल होगा ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। एक पॉइंट से सोचो ना, एक पॉइंट से एक लाइन हमको पहले ही दे दिया है ऐसे सीधा, अब हमको इस पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचना है, दो गो कैसे खींच दूंगा मैं? एक और केवल, हाँ, इस लाइन के पैरेलल बहुत सारा लाइन होगा, नहीं होगा, लेकिन इस पॉइंट से होते हुए अगर मैं एक पॉइंट भी फिक्स दे दिया तो उससे होते हुए मात्र एक और केवल एक ही लाइन होगा पैरेलल। ये बात से एग्री करते हो सर? यस सर। मैं बोला ट्रायंगल हार्ड नहीं है, बस समझने की काबिलियत रखो, हारो मत, ठीक है ना? हार मत मानो, हार मान लोगे तो फिर जीत तो मैथमेटिक्स गया ना, मैथमेटिक्स को थोड़ी जीतने देना है। देखते हैं कितना दम है तुम्हारे में। हेलो, क्या माना गया कि डी ई पैरेलल बी सी के नहीं है। मैं अपना कंस्ट्रक्शन में क्या मानूंगा कि लेट डी ई इज, मैं मैथमेटिक्स वाले भाषा में लिख दूं, हाँ, लेट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये मानूं या नॉट मानूं? तो नॉट का मतलब इसको काट दो, जो पैरेलल लिखा है ना उसको काट दो, तो इसका मतलब माना जाता है कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। देन
we can draw a line या फिर a parallel line from point D। मैंने ये मान लिया कि DE पैरेलल BC के नहीं है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ D पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जो BC के हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, वी कैन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन DP फ्रॉम पॉइंट D। तो सर DP मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, तो ड्रॉ लाइन मैंने किया है तो उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ। किससे सर? कभी भी जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो आप नॉर्मल से नहीं दिखा सकते हैं, डॉटेड से। तो आप इसको मान लीजिए कि आपका ये लाइन क्या है, पैरेलल है। मैंने ये मान लिया कि DP जो लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। इसको बंद करो तो दरवाज़ा को, नज़रें बोर्ड पे रहेगी ना आप लोगों की तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब लोग को बोल रहे हैं, ठीक ना? नज़रें बहुत इधर उधर हो रही है आप लोगों की, हमारी आंखें सब पढ़ लेती हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर हम ध्यान दिलाने लगेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, अफसोस भी होगा। सर तो कहाँ पे अब चलते हैं, पॉइंट पे, कि DP जो लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। हमने ड्रॉ किया है बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, बहुत सही। अब हम लोग का 4 लाइन हो चुका है ना, गिवन, TPT और कंस्ट्रक्शन। अब अगला प्रूफ। बहुत सही सर। प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा, एक तो मेरे को जो गिवन है सर, क्या गिवन है सर, पढ़ के देखिए, गिवन में पढ़िए, कुछ है गिवन में पढ़िए सर, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन, सर ये गिवन है, इसको लिख लीजिएगा पहले ही। एंड या ऑल्सो DP इज पैरेलल टू BC। वो कैसे सर, बाई कॉन्ट्राडिक्शन ना भैया, कंस्ट्रक्शन। अबे कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ बोल बा, तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, विरोधाभास। जो बात हम बोले वो बात सही हो ही नहीं रहा है, उसमें विरोध आ रहा है। जैसे मैं उसको लड़की माना था तो तुम विरोध नहीं हुआ कि कैसे लड़की है, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो जब ये होगा तब ना, अभी कहाँ हुआ है? किसको विरोध नहीं है बे, उसी को लड़की बनाती। ज़रा तेरे को यार था, हाँ तेरे को बनाता हूँ मैं लड़की, फिर विरोध लगेगा। अब तुम जब वो है तुम आएगा ना, तब वो लोग कहेगा नहीं, हम लोग को नहीं लग रहा है सर ये पक्का लड़की है। तब तुमको लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो हेलो DP पैरेलल टू BC, ये बात समझ में आ रहा है सर? इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ भाई, कौन सा थ्योरम, अगर DP पैरेलल है BC के तो भाई थेल्स थ्योरम। मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई थेल्स थ्योरम सर? रेशियो बराबर, अगर कोई लाइन, अभी पढ़ के आ रहा हूँ कि अभी कोई लाइन कोई तीसरे साइड के पैरेलल हो तो 2 पॉइंट उन साइडों को सेम रेशियो में बांट देता है। अभी ना पढ़ के आ रहे हैं। तो सर क्या, कौन सा पॉइंट, जो पैरेलल वाला पॉइंट है, यानी AD बाई बराबर सर AP बाई PC। क्या ये बात से सहमत है? क्या दिक्कत है? उधर दिया है, उससे वो तो गिवन है, ये मानने के अनुसार वो गिवन है, मैं तो लिखूंगा ही। हमें ये बात प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के, तो मैंने मान लिया ना कि वो पैरेलल नहीं है, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन जो दिया है इस बात से थोड़ी दिया है कि DE पैरेलल है। हमको तो बोला है ना कि ये अगर रेशियो बराबर होगा तो ये पैरेलल होगा, तो रेशियो तो हम यूज करेंगे ही। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो हम ये लिखे हैं कि हाँ पैरेलल लाइन अगर होगा, अगर एक ट्रायंगल में DP पैरेलल हो गया BC के, तो बाई द थेल्स थ्योरम मैं लिख सकता हूँ AD बाई DB बराबर AD बाई DC, सॉरी AP बाई PC लिख सकता हूँ ना। तो मैं लिखा
अब मैं इसको मानूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसे मानूंगा इक्वेशन नंबर। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिखूंगा कि AD/DB ही AE/EC है और AD/DB ही AP/PC है। दोनों का LHS को ध्यान से देखिए। AD/DB जब दोनों सेम ही चीज़ है और उसी के बराबर कोई तीसरा चीज़ है तो भी बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी AD/DB ही है, ये भी AD/DB ही है, तो RHS तो भी तो बराबर होगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल, सो RHS इज ऑल्सो इक्वल। होगा ना? बोलो। इतना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फ्रॉम का मतलब आप एक और दो को देखिए ना, उससे ही हम लिखें। आप देखिए कैसे लिखे हैं। सर को भी तो कुछ काम दो जो चेक कर रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो मैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखूंगा? LHS बराबर तो RHS बराबर, तो AE/EC उसका RHS और इसका RHS AP/PC। कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो बराबर हो सकता है कट पीट के। लेकिन इस बात से समझना ध्यान से, AE और EC का रेशियो देखो, AE और EC का रेशियो और इधर AP/PC का रेशियो, ये लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन एक स्टेप के बाद तुम्हें लगेगा कि ये कभी हो ही नहीं सकता है। या होगा कब? जब दोनों P और E सेम होगा। जब P पॉइंट और E पॉइंट सेम होगा तभी ऐसा हो सकता है। कैसे सर? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दोनों में एक जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है तुम्हें? अगर मैं दोनों में एक जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है? सर एक क्यों जोड़ा जाता है? हम बोलेंगे कि दोनों का माने जोड़ने से क्या होता है? डिनोमिनेटर वाला एलसीएम इधर आता है। बोलो, नहीं आता है? बोलो। जब तुम दोनों एक जोड़ते हो तो बाई वन जब करोगे तो एलसीएम क्या आएगा इधर? इसी। तो ये मैंने थेल्स थ्योरम जब प्रूफ कर रहे थे उसी समय बताए थे कि अगर ये इसी यहाँ एलसीएम लेते समय यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो AE और EC जुटेगा तो पिक्चर में जाके देखो क्या होगा। समझे? यहाँ भी वही फायदा होगा। जब PC एलसीएम होगा तो AP प्लस क्या होगा? अब AP और PC को जोड़ के देखो फिगर में, दिख रहा है? ये फ़ायदा होगा सर। तो दोनों में एक तरफ मैं एक जोड़ा तो एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा सर? मैं यहाँ लिख लूँ, इस जगह पे मैं कुछ और लिखने वाला हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर एलसीएम मेरा इधर EC आएगा और ऊपर AE प्लस, बहुत सही सर। इधर क्या आएगा सर? PC, इधर AP प्लस, सही बात है सर। अब ज़रा पिक्चर में देखिए, AE और EC को जोड़ के देखिए सर। किसको किसको? A से लेके E तक की डोर, क्या डोर, और E से लेके C तक का डोर को जोड़ा जाए तो A से लेके C तक का डोर होगा कि नहीं? तो मैं ऊपर क्या लिखने वाला हूँ? AC, और डिनोमिनेटर में तो EC रहने दो। इधर बताओ PC एलसीएम में रहने दो और AP को और PC को जोड़ो। A से सर P तक का डोर, सीधा डोर, टेढ़ा नहीं, और P से C तक का डोर, क्या A से C तक के डोर के बराबर होगा? बहुत सही सर। मैं बोलूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC का गुना PC में और फिर AC का गुना EC में। सर AC कटेगा ना सर? क्या आया सर? ये बात हम पचा नहीं पाएंगे जो अभी आया है। कैसे सर? देखिएगा ज़रा ध्यान से। PC की लंबाई आ चुकी है EC के बराबर। बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं? किसकी लंबाई आ चुकी है सर? किसकी लंबाई? PC की लंबाई EC के बराबर। ये आप बात पचा ही नहीं पाएंगे। आप पिक्चर में जाके देख लीजिए। P से लेके C तक का दूरी, डोर, डोर समझते हो? रसरी, पची, रसरी कहता है कहाँ से कहाँ तक? P से C तक का रसरी का लंबाई E से C तक का, हजिंगा से हजिंगा तक का रसरी के बराबर हुई। ये पच जाई। एक रस्सी P से लेके C तक है और एक रस्सी E से C तक की लंबाई का है, क्या दोनों लंबाई बराबर होगी?
वाला मान में नहीं करेगा। ये कब हो सकती है? लेकिन आया है सर, ये आया है ना, तो ये क्यों आया? क्योंकि आपने डिसाइड कर रहा था, आप ये सोचे थे कि DE पैरेलल नहीं है, DE पैरेलल नहीं है BC के, आपने डिसाइड किया था ना, ये पाना था कि नहीं पैरेलल है। तो आप एक जगह ढूंढ रहे होंगे ना AC के ऊपर, AC के ऊपर एक जगह ढूंढ रहे होंगे ना कि भाई तू पैरेलल नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर तू हो सकता है, या थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, या थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। वो जगह जब आप ढूंढ रहे थे तो वो जगह ढूंढने से हुआ क्या कि P से C तक की लंबाई E से C तक की लंबाई के बराबर हुआ। इसका मतलब आप P गलत ढूंढ रहे थे, P जो था वो E पे ही था, P जो था वो कैसे प्रूफ हो रहा है P E पे था? क्योंकि अगर P और E सेम हुआ तभी P से C की लंबाई और E से C की लंबाई बराबर होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है बराबर। सोच के देखो, मैंने क्या बोला फिर से, P से C की लंबाई और E से C की लंबाई कभी भी बराबर दिख रही है? इतना बड़ा दिख रहा है ना कोई, इतना सा वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन आया है बराबर। तो हमने कुछ गलत कर दिया था। क्या गलत कर दिया था? कि DE पैरेलल था पहले से, और हम ये मान चुके थे कि DE पैरेलल नहीं है, तो हम अगला बनाए थे। तो जो अगला बनाए थे DP, वो DP हमने बनाया था, तो वो मुझे कहाँ बनाना चाहिए था? इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से DE पे ही हमको DP बनाना चाहिए था सर। वो क्यों? क्योंकि P और E जब सेम जगह हो जाएगा, P और E एक जगह हो जाएगा, तब PC की लंबाई और EC की लंबाई बराबर होगी। तो इतना आने से, इस बात के आने से मैं क्या बोलूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमें ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि P एंड E आर सेम पॉइंट। या ये भी लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि P इज नॉट अदर प्लेस। ये ज़्यादा अंग्रेजी हो जाएगा, तनिक में लिखो। क्या लिखो? कि P लाई ऑन, या क्वाइंसाइड लिख दो, P क्वाइंसाइड विथ E, मतलब P जो है वो E पे ही था। ये बात ये इम्प्लाई कर रहा है P से C तक की लंबाई और E से C तक की लंबाई के बराबर होने से, क्योंकि ये बराबर तभी हो सकता है जब E और C एक ही जगह होगा। ठीक है सर, ये बात हमें ये इम्प्लाई करता है कि DP इज इक्वल टू DE। ये इम्प्लाई करता है कि नहीं? अगर P E पे आ गया तो आप DP कहिए या DE कहिए, E और P तो सेम जगह है, तो D से E बोलिए चाहे D से P बोलिए, बात सेम है। तो आपको ये दिया गया था कि नहीं? हुआ ना ये बात? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ के बाद? यहाँ के बाद हम क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ के बाद लिखेंगे कि इसलिए DE क्या था? DP हमारा बराबर आ चुका है DE के, और हमने DP को क्या माना था? पैरेलल माना था। DP पैरेलल क्या था? BC। कंस्ट्रक्शन से देखो, कंस्ट्रक्शन। तो अगर DP पैरेलल BC हमारे भाई कंस्ट्रक्शन से है, तो DP ही तो DE है, तो DE पैरेलल टू BC। प्रूफ? बात समझ में आया? जब DP और DE सेम हो गया तो DP पैरेलल BC बाई कंस्ट्रक्शन, और DP ही DE है तो DE पैरेलल BC। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो थेल्स थ्योरम क्या है सर? बताइए, थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम क्या है बताइए? याद कर लीजिएगा ये दोनों बात, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाते समय दिक्कत होगा। थेल्स क्या? थ्योरम, और ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स, ओहो, थेल्स थ्योरम। ये क्या होता है सर कि एक ट्रायंगल में, हेलो, एक ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल है, क्या है?
पैरेलल है, मतलब गिवन क्या रहेगा इसमें, डी ई पैरेलल ये रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। तो ये थेल्स थ्योरम बोलता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है दूसरे वाले लाइन के तो रेशियो बराबर होगा। और कन्वर्स क्या बोलता है कि मैं पहले ही तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे ये ए बी सी है और मान लीजिए ये डी ई है, तो गिवन क्या रहेगा इसमें, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ये गिवन रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन डी ई पैरेलल बी सी। तो जब मैं ये देन लिखूंगा ना, जब मैं ये देन लिखूंगा तो इसके पहले क्या लिखूंगा, बाई, क्या लिखूंगा, बाई, किस नियम से, रेशियो के बराबर होने से आप लाइन को पैरेलल लिख ले रहे हो, किस नियम से, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, इसी हिसाब से लिखे हो ना। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सर हार्ड है लेकिन आप समझ गए तो आसान है। और इसमें मैं क्या लिखूंगा सर, देन ये कैसे, बाई, ये ही मैं यूज करूंगा क्वेश्चन बनाते समय, बाई थेल्स थ्योरम। हाँ ये भी बोल सकते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये भी लिख सकते हैं, आप आज़ाद हैं। क्या ये बात समझ में आया। तो ये दिया रहेगा तो पैरेलल लिखेंगे कभी भी तो आप क्या लिखिएगा, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और अगर पैरेलल दिया रहेगा और रेशियो को बराबर लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है सर, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से ये हेलो, आप लोग पैसा दें या ना दें, कल आइएगा, मिठाई उठाई खाइएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत है, वो आपकी इच्छा है। मिठाई खाने में कौन सा दिक्कत? चलिए मिठाई खाने में